अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, टेट के साइंस के इस सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। मैं सैयद इमरान। आज हम मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के बारे में गुफ्तगू करेंगे। आइए देखते हैं आपके टेट के सिलेबस में इस उन्वान के तहत कौन कौन से ज़ैली उन्वान हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन एंड रेस्ट, टाइप्स ऑफ मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, resultant force, friction, types of friction, factors influencing the friction, fluid friction, gravitation, Newton's law of gravitation, center of gravity and stability, work and energy, types of energy and conservation of energy। इन उन्वानात पे हम एक के बाद एक तफसीली जायज़ा लेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले मोशन और रेस्ट, यानी कि कोई भी जिस्म उस वक्त तक कोई भी जिस्म अगर वक्त के एतबार से अपनी जगह में कोई तब्दीली ना करता हो तो वो हालत सुकून में कहलाएगा, जिसे हम रेस्ट कहते हैं। अगर वो वक्त के एतबार से अपनी जगह को बदलता है तो वो हालत हरकत में कहलाएगा। आइए देखते हैं हरकत की कितनी अक़साम हैं। सबसे पहले हरकत की जो दर्जाबंदी की गई है वो हमवार और गैर हमवार है। हमवार हरकत से मुराद वक्त के मसावी वक्फ़ों में अगर मसावी फासला तय होता है तो वह हरकत हमवार हरकत कहलाएगी। अगर वक्त के मसावी वक्फ़ों में अगर हरकत एकसा ना हो तो ये गैर हमवार हरकत कहलाएगी। इसके बाद देखिए, तय किए गए रास्ते के एतबार से हरकत के अक़साम इस तरह हैं। ट्रांसलेटरी यानी कि इंतकाली हरकत, रोटेटरी यानी कि गर्दिशी, सर्कुलर यानी कि दायरवी, ऑसिलेटरी यानी कि एहतजाजी। सबसे पहले इंतकाली हरकत से मुराद ये हरकत ख़त मुस्तकीम में होती है। एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जब ख़त मुस्तकीम में हरकत हो तो ये इंतकाली हरकत कहलाती है। इसके बाद रोटेटरी यानी कि गर्दिशी हरकत। गर्दिशी हरकत क्या है? गर्दिशी हरकत में जब कोई जिस्म, जैसे कि आपने लट्टू की हरकत को देखा होगा, वो अपने महवर पर गर्दिश करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? गर्दिशी हरकत। इसी तरीके से ज़मीन की जो महवरी गर्दिश है वो भी रोटेटरी है। इसी तरीके से जो अगला है दायरी हरकत। दायरी हरकत से मुराद अगर किसी शय के अतराफ़ में अगर कोई हरकत हो, जैसे कि काबतुल्लाह के अतराफ़ में जब तवाफ़ किया जाता है तो वो हरकत दायरी हरकत होगी। इसी तरीके से एहतजाजी हरकत। एहतजाजी हरकत ये भी गर्दिशी हरकत की तरह होती है, लेकिन गर्दिशी हरकत में एक एक्सिस फिक्स होता है, जबकि यहाँ पर एक्सिस फिक्स नहीं होता बल्कि रास्ता होता है आगे पीछे की जानिब या ऊपर नीचे की जानिब। जैसे मशीन की सुई की हरकत हो गई, झूले की हरकत हो गई, ये ऑसिलेटर यानी कि एहतजाजी हरकत है। और घड़ी के जो सादा रखास की हरकत होती है वो भी एहतजाजी हरकत यानी कि ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है। इसके बाद देखिए, हरकत को एक और किस्म से स्लो और फास्ट के ज़रिए भी हम दर्जाबंद कर सकते हैं। यानी कि वक्त के एतबार से फासला अगर कम तय हो तो वो सुस्त यानी कि स्लो मोशन कहलाएगी, और अगर वो वक्त के एतबार से अगर ज़्यादा फासला तय होता हो तो वो फास्ट यानी कि तेज़ हरकत कहलाएगी। स्पीड। सबसे पहले हम स्पीड को समझने के लिए यानी कि चाल को समझने के लिए हमें फासला और नक़ल मकान के फ़र्क को समझना होगा। फासले से मुराद कोई जिस्म जिस रास्ते को तय करता है वो फासला कहलाता है। ख्वाह वो पहले एक सिमत में हो, फिर उसकी सिमत बदले, आगे दाएं से बाएं, बाएं से आगे, आगे से पीछे, इस तरह से वो अगर अपनी सिमत को बदलते हुए रास्ता तय करता है तो उस किस्म का रास्ता फासला कहलाता है। आम तौर पर तय करदा जो रास्ता है वो फासला कहलाता है। अगर हम फासले को बाएतबार वक्त देखते हैं तो हम उसको जिस्म की चाल या स्पीड कहेंगे। इसी तरीके से स्पीड की दो किस्में हैं, एक है हमवार और दूसरी है गैर हमवार। हमवार चाल से ये मुराद है कि अगर वक्त के एतबार से तय करदा फासला जो है यानी कि तय करदा जो रास्ता है वो वक्त के वक्फ़ों के एतबार से मसावी हो तो वह हमवार कहलाएगी, अगर मसावी ना हो तो वह गैर हमवार कहलाएगी। इसी तरीके से हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वेलोसिटी यानी कि रफ्तार। रफ्तार से मुराद तय करदा नक़ल मकान। यहाँ पर फासला जिस तरह से किसी सिमत का मुतय्यन नहीं होता, जिस सिमत में भी चाहे रास्ता तय किया जाए वो फासला कहलाता है, लेकिन नक़ल मकान से मुराद इब्तिदाई मुकाम और इंतहाई मुकाम। जिस मुकाम से रास्ते की शुरुआत हुई थी या आगाज़ हुआ था और किस मुकाम पर रास्ता ख़त्म हुआ, इब्तिदाई मुकाम और इंतहाई मुकाम के दरमियान जो फासला होता है ये नक़ल मकान कहलाता है। आम तौर पर छोटे बच्चों को समझाने के लिए
ये अक्सर मिसाल इस्तेमाल की जाती है कि आप घर से निकलकर अपने मदरसे को जाते हैं तो अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलना होगा। जिस तरीके से आपको सड़क या गली जो भी आपके रास्ते में आती हो उस एतबार से आगे पीछे दाएं बाएं की जानिब मुड़ते हुए आपको अपना फासला तय करना होगा। बिल फर्ज ये समझिए कि अगर उस फासले को आप हवा में उड़कर तय करते हो, जैसे कि कोई परिंदा हो, या समझने के लिए बच्चों को सुपरमैन की मिसाल दी जाती है कि अगर आप आपके छत पर खड़े होकर उड़ते हुए सीधा अपने स्कूल की छत पर पहुंच जाएं तो वो फासला जो तय होता है वो नक़ल मकान कहलाएगा। यानी कि दो मुकामात के दरमियान खत मुस्तकीम स्ट्रेट लाइन, और उसको हम आमतौर पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। यानी कि किसी दो मुकामात के दरमियान जो सबसे छोटा फासला होता है जो खत मुस्तकीम के जरिए तय होता है उसको हम नक़ल मकान कहते हैं। जब हम इस नक़ल मकान को बाएतबार वक्त देखते हैं तब हम कहते हैं ये रफ्तार है। यानी कि जिस तरह से चाल में तयशुदा फासला बटे वक्त होता है वैसे ही वेलोसिटी में तय करदा नक़ल मकान बटे वक्त। यहाँ पर एक और बात अहम है कि जो वेलोसिटी है वो एक सिमती मकदार है, क्योंकि अभी हमने कहा था कि इसमें आप स्ट्रेट लाइन में सफ़र करते हैं, लिहाजा इसकी सिमत मुतय्यना होती है, जबकि चाल एक गैर सिमती मकदार है, इसके अंदर सिमत मुतय्यन नहीं होती। अगर मसावी वक्फों में अगर एकसा नक़ल मकान तय हो तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि हमवार रफ्तार कहलाता है। अगला पॉइंट देखिए, एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक बात अहम है कि वेलोसिटी यानी कि रफ्तार को हम वक्त की तब्दीली के एतबार से गौर करें तब ये इसरा यानी कि एक्सेलरेशन कहलाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, यानी कि वक्त के एतबार से रफ्तार में होने वाली तब्दीली इसरा कहलाती है। यह भी दो किस्म की होती है, एक है हमवार और एक गैर हमवार। अगर कोई जिस्म पहले 2 सेकंड में 4 मीटर का फासला तय करता है तो अगले 2 सेकंड में उसके अंदर और मजीद इजाफा होकर 6 हो जाता है, उसके बाद के सेकंड में वो 8 मीटर का फासला तय करता है। इस तरीके से अगर मसावी वक्फों में मसावी उसके अंदर तब्दीली आती हो रफ्तार में तो हम उसे हमवार इसरा कहेंगे। अगर इसरा की तब्दीली यानी कि रफ्तार की तब्दीली में कोई एकसानियत ना हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म। इसके बाद आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, एवरेज स्पीड। अगर किसी दिए गए वक्फे में चाल जो तब्दील होती है, फर्ज कीजिए कि 100 किलोमीटर का फासला 2 घंटे में तय हुआ तो 1 घंटे में इसका कितना होगा, वो कहलाएगा उसका औसत चाल, और ये क्या होगा 50 किलोमीटर फी घंटा। तो यहाँ पर चाल की इकाई क्या होगी, किलोमीटर पर आवर। उसी तरीके से रफ्तार की भी वही मिसाल है, बस यहाँ पर फ़र्क यह है कि यहाँ पर नक़ल मकान होता है, यहाँ पर फासला होता है और यहाँ पर नक़ल मकान। लेकिन जब इसरा के मुताबिक आप देखेंगे तो इसरा के अंदर 2 अक़साम होते हैं, एक है रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन और दूसरा है इसरा। यानी कि अगर रफ्तार में इजाफा होता हो तो वो इसरा यानी कि एक्सेलरेशन कहलाता है, अगर रफ्तार में कमी वाक़ हो रही हो तो वो डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहलाता है, जिसको हम उर्दू में इब्ता कहते हैं। इसकी मिसाल आप ट्रेन के जरिए ले सकते हैं। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूटकर आगे जा रही है तो वो अपने रफ्तार में इजाफा करेगी जो इसरा कहलाता है। जब वो प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही हो स्टेशन पर रुकने के लिए तब उसकी रफ्तार में मुसलसल कमी होती है, वो रिटार्डेशन यानी कि इब्ता कहलाएगा। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ ए सर्कुलर पाथ, यानी कि दायरी हरकत को हमने देखा है कि दायरवी हरकत जिस तरह से होती है इसके अंदर मुसलसिल उसकी सिमत बदलते रहती है। अगर किसी पर्टिकुलर नुक्ते पे उसकी सिमत अगर जानना हो तो हमें उस नुक्ते पर ममास खींचना होगा। ममास क्या है आप जानते हैं, ममास किसी भी नुक्ते से मरकज़ पर खींचे जाने वाला जो ख़त होता है वो निस्फ़ क़तर होता है, और उसी नुक्ते पर दायरे के किनारे के जिस नुक्ते पर हम उसकी सिमत मालूम करना चाहते हैं उस नुक्ते पर जो निफ्स क़तर से 90 दर्जे का ज़ाविया बनाने वाली ख़त होती है वो ममास कहलाता है। और हर नुक्ते पर हरकत की सिमत में जो हम ममास खींचते हैं उस नुक्ते पर वो हरकत की सिमत को बतलाता है। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। न्यूटन ने हरकत के 3 कुलियात पेश किए, जिसमें पहला जो कुलिया है वो न्यूटन का पहला कुलिया या जमूद का कुलिया कहलाता है। तो जमूद के कुलिया को समझने से पहले हम ये समझना होगा कि जमूद किसे कहते हैं। जमूद से मुराद कोई भी जिस्म अपनी हालत की तब्दीली की मुखालिफत करता हो। जमूद 2 किस्म का होता है, साकिन जमूद और मुतहरिक जमूद। साकिन जमूद यानी कि जब कोई जिस्म हालत सुकून में हो तो वो हालत सुकून में रहना पसंद करेगा, ये साकिन जमूद है। अब कोई जिस्म
हरकत कर रहा हो तो अपनी ही हमवार हरकत में कायम रहेगा। इसको हम कहते हैं मुतहर्रिक जमुद। अब देखिए न्यूटन का पहला कुलिया क्या कहता है, कोई भी जिस्म हालत सुकून में होगा या अगर हालत हरकत में हो तो अपनी हमवार हरकत में ही कायम रहेगा ता वक्त के कोई बैरूनी क़ुव्वत इस पर आयद ना हो। यानी कि अगर कोई जिस्म हालत सुकून में हो या हालत हरकत में हो, जब तक उस पर कोई बैरूनी क़ुव्वत आयद ना हो वो अपनी हालत में कोई तब्दीली नहीं लाएगा। ये न्यूटन का पहला कुलिया है। आइए देखते हैं न्यूटन का दूसरा कुलिया क्या है। न्यूटन के दूसरे कुलिये को लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। तो इस कुलिये को समझने से पहले हमें मोमेंटम को समझना होगा। मोमेंटम से क्या मुराद है? मोमेंटम से मुराद कमियत बा हालत हरकत, यानी कि कोई भी जिस्म है उस जिस्म की तो कमियत होगी। अगर वो जिस्म हरकत कर रहा हो तो उस जिस्म की कमियत और उसकी रफ्तार का जो हासिल ज़रब है वो मोमेंटम यानी कि मियार हरकत कहलाएगा। मियार हरकत की तब्दीली की शरह रास्त मुतनासिब होती है जिस्म पर आयद होने वाली क़ुव्वत के। ये क्या है? जैसा कि मैंने अभी कहा P = m/v, यानी कि मियार हरकत क्या है? कमियत और रफ्तार का हासिल ज़रब है। अगर इसके अंदर तब्दीली की जाए m/v, यहाँ पर आप जानते हैं कि m कमियत है जो कि मुस्तकिल होती है, लिहाजा हम इसको बाजू में हटा देंगे और ये होगा dv/dt। ये क्या है? जी हाँ, ये रफ्तार की तब्दीली है जिसको हम इसरा कहते हैं। और ये कब वाक़ होगा? जब कोई इस पर क़ुव्वत आयद हो, लिहाजा F = ma। न्यूटन के दूसरे कुलिये से हम इस मसावत को इस तरह से अख़ज़ करते हैं। आइए देखते हैं कि न्यूटन का तीसरा कुलिये में क्या है। ये एक जिस्म B है और ये एक जिस्म A है। अगर जिस्म B के ज़रिए जो क़ुव्वत A पर आयद होती है वो क़ुव्वत FA कहलाती है, जबकि जिस्म A के ज़रिए जिस्म B पर जो क़ुव्वत आयद होगी वो FBA कहलाएगी, जो कि FAB और FBA मसावी होगी। लेकिन यहाँ पे मनफी निशान बताता है कि इसके ये मुखालिफ सिमत में होगी, यानी कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके कई मिसाल आप देख सकते हैं कि रॉकेट की इसके अंदर बेहतरीन मिसाल है जो आपके किताबों में मौजूद है। ये आपका अगला टॉपिक है, फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स। सबसे पहले देखते हैं कि फोर्स क्या है। खींचना या ढकेलना एक जिस्म से दूसरे जिस्म पर आयद होने वाली तवानाई है। जब किसी दूसरे जिस्म पर तवानाई मुंतकिल करता है तब हम कहते हैं कि पहले जिस्म से दूसरे जिस्म पे क़ुव्वत आयद हुई। इसकी दो अहम इक़साम है, एक पुश और एक पुल। इसके बाद जो इसका क्लासिफिकेशन है यानी कि इसकी जो टाइप्स है इस तरीके से है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस और डिस्टेंस फोर्सेस या फील्ड फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस को हम चार मजीद हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक है उज़लाती क़ुव्वत, दूसरा है रगड़ की क़ुव्वत, तीसरा है उमूदी क़ुव्वत और आखिरी है तनाव। यानी कि इंसानी जिस्म या जानवरों के ज़रिए जो काम अंजाम दिया जाता है, जैसा कि हाथों से लिखना है और कुछ हाथों के ज़रिए कुछ औजार का इस्तेमाल करके ज़मीन को खोदना वगैरह हो गया, या फिर कोई और चीज़ें हैं जो इंसानी जिस्म के ज़रिए या जानवरों के ज़रिए की जाती हो। जानवरों के ज़रिए क्या है? जैसा कि घोड़ा गाड़ी है या हल चलाना है जानवरों के ज़रिए। ये तमाम मस्कुलर फोर्सेस उज़लाती क़ुव्वत के तहत आते हैं। इसके बाद देखिए फ्रिक्शनल फोर्सेस यानी कि रगड़ की क़ुव्वत। यहाँ पर गौर कीजिए, रगड़ की क़ुव्वत दो अजसाम जब एक दूसरे से तमास में आते हैं तब एक जिस्म की सतह दूसरी जिस्म की सतह पर एक क़ुव्वत आयद करती है। इस तरीके की फोर्सेस को हम फ्रिक्शनल फोर्सेस कहते हैं। ये काफ़ी अहमियत की हामिल है। अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस ना हो तो हम ज़मीन पर चल फिर नहीं सकेंगे। गाड़ियाँ वगैरह हैं, अगर उनके दरमियान रगड़ ना हो तो वो गाड़ी चलती हुई गाड़ी पर हम ब्रेक नहीं आयद कर सकते। आप गौर किए होंगे कि गाड़ियों के टायर जो होते हैं उन टायरों का पर मुख्तलिफ डिज़ाइन बने होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि अगर टायर बिल्कुल अगर फ्लैट हो तो वो ज़मीन से रगड़ नहीं ले सकता बेहतर तरीके से और ब्रेक उसके ऊपर आयद करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद है इमादी क़ुव्वत। किसी भी जिस्म को नीचे की तरफ से जब सहारा दिया जाता है, जैसे कि किसी मेज़ पर रखी हुई कोई किताब है तो मेज़ के ज़रिए किताब पर एक क़ुव्वत आयद कर रही है जो तजाज़ुबी क़ुव्वत के मुखालिफ अमल कर रही है, जिसकी वजह से किताब नीचे नहीं गिरकर वहीं मौजूद होती है। तो किताब पर ये जो मेज़ की जानिब से क़ुव्वत आयद की जा रही है वो नॉर्मल फोर्स है। इसी तरीके से जब जिस्म को ऊपर की जानिब से कोई क़ुव्वत आयद की जाती है, ऊपर की जानिब से कोई सहारा दिया जाता है, जैसे कि किसी रस्सी से आप किसी चीज़ को बांध कर लटका देते हो, तब वो भी एक मुकाम पर आकर ठहर जाता है, वो नीचे नहीं गिरेगा। तो ऊपर की जानिब से जो क़ुव्वत आयद की जाती है हम उसको टेंशन या
तनाव कहते हैं। इसके बाद है अगली किस्म फील्ड फोर्सेस या डिस्टेंस फोर्सेस, मैदानी क़ुव्वतें या फासलाती क़ुव्वतें इसको कहेंगे हम। इसमें 3 अक़साम है, एक है मक़नातीसी क़ुव्वत, दूसरा है बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत और है तीसरा तजाज़ुबी क़ुव्वत। मक़नातीसी क़ुव्वत में मक़नातीसी अशिया को अपनी जानिब खींचना या ढकेलना, मक़नातीसी अशिया को अपनी जानिब खींचना या ढकेलना, या मक़नातीसी जो मुशाबा ख़ुतूब हैं एक दूसरे को दिफा करते हैं और मुखालिफ ख़ुतूब एक दूसरे को कशिश करते हैं, ये जो क़ुव्वतें हैं मक़नातीसी क़ुव्वतें कहलाती है। इसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस यानी कि बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत। ये क्या है? बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत कशिश में एक बर्क़ बरदार ज़र्रा दूसरे बर्क़ बरदार ज़र्रे को अपनी जानिब कशिश करता है। ये आम तौर पर हम किसी गुब्बारे को लेकर किसी खुश्क कपड़े से रगड़ कर देखते हैं तो उसके अंदर एक किस्म का चार्ज डेवलप होता है, तो वो छोटे छोटे कागज़ के पुर्जों को अपनी तरफ खींच लेता है। इस तरीके की जो क़ुव्वत है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहलाती है। इसकी एक और मिसाल, आप घरों में टेलीविज़न या कंप्यूटर के मॉनिटर की तरफ कोई हल्का सा कपड़ा उसकी तरफ लगता हो तो वो अपनी जानिब उसको कशिश कर लेता है। ये तमाम बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत कशिश की मिसालें हैं। और आखिर में फील्ड फोर्सेस की जो मिसाल है ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि तजाज़ुबी क़ुव्वत। आप जानते हैं कि तमाम अजसाम जो ज़मीन पर पाए जाते हैं इन तमाम पर एक क़ुव्वत सुक़ल काम करती है जो ज़मीन तमाम अशिया को अपनी तरफ खींचती है। ये कुछ और नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसके बारे में हम आगे मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। रिजल्टेंट फोर्स से मुराद एक जिस्म पर अगर एक से ज़ायद क़ुव्वतें आयद होती हों तो इन तमाम का जो मजमुआ होगा ये रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। यहाँ पर देखिए आप, 2 पहियों पर N1 और N2 जो नॉर्मल फोर्स अमल कर रही है, ये दोनों क़ुव्वतों का मजमुआ, ये जो ज़मीन की तरफ से इसके ऊपर जो क़ुव्वत आयद हो रही है जो वज़न कहलाता है उसके मसावी होता है। लिहाजा ना ये जिस्म ऊपर की तरफ हरकत करेगा ना नीचे की तरफ। इसी के साथ साथ कैपिटल F जो बतलाया गया है ये गाड़ी के जो इंजन की क़ुव्वत को बतलाता है, जबकि टायरों की सतह पर जो स्मॉल f बतलाया गया है ये क्या है? हाँ, ये है फ्रिक्शनल फोर्स, ज़मीन की सतह के ज़रिए टायरों पर आयद होने वाली फोर्स। यहाँ पर कुल क़ुव्वत को मालूम करने के लिए हम इंजन की क़ुव्वत से फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि रगड़ की क़ुव्वत को तफ़रीक़ करेंगे, तब हमें कुल क़ुव्वत यानी कि रिजल्टेंट फोर्स हासिल होगा। यहाँ पर एक बात गौर कीजिए, एक्स महवर पर मबदा से दाएं जानिब की कीमतें मुस्बित होंगी और बाएं जानिब की कीमतें मनफी। इसी तरीके से ऊपर की जानिब वाई एक्सिस पर तमाम क़ुव्वतें मुस्बित होंगी और नीचे की जानिब मनफी होंगी। क़ुव्वत के अक़साम के बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है रगड़। अभी आपने रगड़ की तारीफ सुनी। रगड़ से क्या मुराद है? एक सतह से दूसरे सतह पर आयद होने वाली क़ुव्वत है। तो हम देखते हैं कि रगड़ के कितने अक़साम हैं। आइए पीपीटी पर नज़र डालें। सबसे पहले सुकूनी रगड़, माइल रगड़ और रोलिंग रगड़। सुकूनी रगड़ से क्या मुराद है? जब कोई जिस्म हालत सुकून में होता है, यानी कि वो जिस्म एक सतह पर टिका हुआ है, जब वो हालत सुकून में हो हम उसको जब ढकेलने की कोशिश करते हैं तो वो हल्की हल्की क़ुव्वत पर हरकत नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर एक वज़नी संदूक का मिसाल लीजिए, या कोई गाड़ी है जिसको धक्का मारकर स्टार्ट करना हो उसकी मिसाल लीजिए, तो हम पहले ही क़ुव्वत आयद करने पर वो दौड़ने नहीं लगेगी। आहिस्ता आहिस्ता उस पर क़ुव्वत का इजाफा होगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो क़ुव्वत और उसका जो वज़न है वो एक दूसरे के मसावी हो जाते हैं। उस मसावी मौके तक वो जिस्म हालत सुकून में रहेगा। जैसा ही उस मसावी से ज़ायद क़ुव्वत आयद होती है, जब वो क़ुव्वत उसको हरकत देती है, तो जितनी क़ुव्वत उसको हरकत देने से कबल मसावी करने के लिए दरकार होती है वो सुकूनी रगड़ की क़ुव्वत के मसावी होती है। इसके बाद देखिए माइल रगड़। माइल रगड़ क्या है? वो जिस्म जो हरकत कर रहा हो, जैसा कि मैंने अभी कहा कि कोई संदूक है, वज़नी संदूक, उसको ढकेलने से पहले उसको हल्की सी क़ुव्वत लगाने पर वो हरकत नहीं करेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो हरकत करना शुरू कर देगा। जब वो हरकत कर रहा हो उस वक्त ज़मीन की सतह और उस संदूक की सतह के दरमियान जो क़ुव्वत पाई जाती है रगड़ की, उस किस्म को हम माइल रगड़ कहते हैं। और आखिरी किस्म जो है वो है रोलिंग रगड़, यानी कि जब किसी जिस्म पर हम छोटे छोटे पहिए व्हील्स लगाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रॉलीज यानी कि सूटकेस को जो हम छोटे छोटे पहिए लगाकर ड्रैग कर लेते हुए खींच कर लेके जाते हैं, वो क्या है? पहिए पर वो वजन रोल करता है, तो उस दौरान उस पर एक रगड़ की क़ुव्वत आयद होती है जो रोलिंग रगड़ कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन से अशिया हैं जो रगड़ पर असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहले है सरफेस एरिया, यानी कि
जितनी सतह ज़मीन से या दूसरी सतह से टच होगी, तमास में होगी, अगर वो सतह खुरदुरी हो तो रगड़ ज़्यादा होगी, अगर वो मुसत्ता हो तो वो जो रगड़ है वो कम होगी। आप एक गोली लेकर एक आईने पर या कांच की सतह पर उसको थोड़ा सी क़ुव्वत लगा कर देखिए और मिट्टी वाले मकाम पर आप उसको तो उसी मसावी मकदार में क़ुव्वत लगा कर देखिए, किस मौके पर वो कांच की गोली ज़्यादा दूर जाएगी। बिल्कुल वो आईने पर या कांच की सतह पर ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो जो सतह है मुसत्ता है। लेकिन खुरदुरी सतह पर वो उसकी जो रगड़ होगी ज़्यादा होने की वजह से उसकी गोली की हरकत कम होगी। इसके बाद है कॉन्टैक्ट एरिया, यानी कि तमासी रगबा। जो जिस्म है, जैसा कि मैंने संदूक की मिसाल ली थी, वही मिसाल को मैं दोहराता हूँ। अगर वो संदूक की जो सतह है वो काफ़ी चौड़ी है, बड़ा वाला संदूक है, तो उसका तमासी रकबा जो ज़मीन से वो बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर काम करने वाली जो रगड़ होगी वो ज़्यादा होगी। अगर उसका तमासी रकबा छोटा हो तो उसकी रगड़ भी कम होगी। तो तमासी रकबा रगड़ पर रास्त तनासुब में होता है। इसी तरीके से नॉर्मल फोर्स यानी कि उमूदी क़ुव्वत। अगर किसी जिस्म पर ऊपर की जानिब से कोई क़ुव्वत आयद होती हो, अगर उसके वजन को मज़ीद किसी क़ुव्वत के ज़रिए बढ़ा दिया जाए, तब उस पर आयद होने वाली फ्रिक्शन भी बढ़ जाती है। इसके बाद देखिए कि सयाली रगड़ क्या है। आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब हम ग्लास में पानी लेकर उसको चमचे की मदद से हिलाते हैं तो वो हरकत करने लगता है, लेकिन वो हरकत क्या हमेशा होते रहेगी? नहीं, कुछ वक्फे के बाद वो हरकत आहिस्ता आहिस्ता सुस्त होकर ख़त्म हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि गिलास की जो दीवारें हैं उससे माए पर एक क़ुव्वत आयद हो रही है जो उसको रोक रही है। इसके अलावा माए के अंदर मुख्तलिफ लेयर्स पाए जाते हैं। वो लेयर एक लेयर को दूसरी लेयर का आगे बढ़ने से रोकती है। हर नीचे वाली लेयर अपने ऊपर वाली लेयर को आगे बढ़ने से रोकती है। इसी तरीके से आप बहरुल काहिल का नाम सुने होंगे, जो सबसे गहरा समंदर है। वो बहरुल काहिल क्यों कहलाता है? क्योंकि उसकी जो ऊपर की जो मौजें बनती हैं वो काफ़ी सुस्त होती हैं, क्योंकि वो काफ़ी गहरा है तो इसके अंदर लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा बनती हैं। गहराई में बढ़ते जाने की वजह से उसके अंदर लेयर्स बढ़ती जाएंगी, वो अपनी ऊपर की लेयर को हरकत करने से रोकती हैं। इस वजह से, जिसकी वजह से उसकी ऊपरी जो लेयर होती है वो सुस्त हो जाती है। इसी वजह से इसका नाम बहरुल काहिल दिया गया है। और ये जो लेयर्स की एक दूसरे पर क़ुव्वत जो आयद होती है, हम इसको विस्कासिटी यानी कि लजूजियत कहते हैं। यहां पर देखिए लिक्विड्स एंड गैसेस कलेक्टिवली कॉल्ड एज फ्लूइड्स, यानी कि मायात और गैसों को इज्तिमाई तौर पर सयाल कहा जाता है। अभी आपने मायात के मुताल्लिक सुना है, मायात में किस तरीके की रगड़ की क़ुव्वत होती है, इसको हम विस्कासिटी या ड्रैग भी कहते हैं। इसके अलावा गैसों में भी रगड़ की क़ुव्वत पाई जाती है। आप लोगों ने गौर किया होगा कि तमाम परिंदों की शक्ल ऐसी होती है कि वो हवा में पाए जाने वाले जो रगड़ है उसको कम से कम हद तक घटा सकें। अगर उनका जिस्म अगर कोई स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में होता, या जानवर जो ज़मीन पर रहते हैं उनके तर्ज का होता, तो वो ज़्यादा रगड़ को महसूस करते और उनका उस पर हरकत करना मुश्किल हो जाता। उसी तरीके से समंदरी जो जानवर हैं जैसा कि मछली वगैरह, उनका भी जिस्म का एक साइज़ होता है, एक शेप होता है, क्योंकि वो लोग पानी में हरकत करते हुए उसके रगड़ को कम से कम हद तक घटा सकें। ये तो था रगड़ के मुताल्लिक। आइए आपके सिलेबस में जो अगला टॉपिक है ग्रेविटेशन, उसके बारे में जानकारी हासिल करें। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन के मुताबिक जब एक जिस्म जिसकी कमियत m1 है और दूसरा जिस्म जिसकी कमियत m2 है, तो इन दोनों के दरमियान एक क़ुव्वत पाई जाती है जो दोनों की कमियतों के हासिल ज़रब के रास्त मुतनासिब होती है। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। इसके साथ साथ इन दोनों के अजसाम के जो मरकज़ हैं, इनके दरमियान जो फासला होता है, इस फासले के मुरब्बे के बिलअक्स मुतनासिब होती है, और जो इसकी सिमत होगी वो इन दोनों के मरकज़ों को मिलाने वाली ख़त के मुतवाज़ी होगी। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर हम एक ख़त बनाएं तो इसके मुतवाज़ी एक क़ुव्वत आयद होगी जो कि क़ुव्वत तजाज़ुब यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। इसके बाद F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई डी स्क्वायर। हम इन दोनों को एकजा करके इस तरह लिखेंगे, और ये प्रोपोर्शनैलिटी निकालने पर एक कांस्टेंट g हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जो कि आफाकी तनासिबी मुस्तकिल है, और इसकी इकाई 6.67 की क़ुव्वत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। ये जो मुस्तकिल है इसको हेनरी कैवेंडिश ने पेश किया था। आइए इसके बाद हम देखते हैं, एक कोई छोटा जिस्म और दूसरा जिस्म ज़मीन हो तब क्या होगा। तब ये इस तरह से हो जाएगा कि F
इज इक्वल टू Gm/m/r²। यहाँ पर r जमीन का निफ्स कुतर है, ये f/m यहाँ आ जाएगा तो Gm/r²। हम जानते हैं कि f/m यानी कि f इज इक्वल टू ma से f/m इज इक्वल टू a होगा, तो a मसावी है Gm/r²। चूंकि यहाँ पर इसरा बावजे ज़मीन है लिहाजा हम यहाँ पे g लिखते हैं, स्मॉल g यानी कि इसरा बावजे जाज़िब ज़मीन इज इक्वल टू Gm/r²। इस तरीके से ये कीमत क्या है, इसरा बावजे जाज़िब ज़मीन को बताती है, जहाँ पर कैपिटल G जो है ये अभी जैसा आपने देखा कि तनासिब भी मुस्तकिल है, कैपिटल M जो है ये ज़मीन की कमियत है और कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ, और स्मॉल g अभी जैसा मैंने कहा था कि इसरा बावजे जाज़िब ज़मीन है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि मरकज़ जाज़िब। जैसा कि आपने देखा कि अभी तजाज़ुबी क़ुव्वत क्या होती है, तमाम अजसाम को अपनी जानिब वो कशिश करती है। मुझ पर तजाज़ुबी क़ुव्वत अमल कर रही हो तो वो कौन सा नुक्ता है जो मेरे जिस्म का तजाज़ुबी मरकज़ होगा। मेरे जिस्म का जो ज्योमेट्रियाई मरकज़ है जिसको हम नाफ का मुकाम भी कहते हैं, वो मेरा जिस्म का तजाज़ुबी मरकज़ भी होगा। इसी तरीके से किसी भी मुनज़्ज़म या गैर मुनज़्ज़म शक्ल की आप बात करें, उसका जो ज्योमेट्रियाई मरकज़ होगा वही उसका तजाज़ुबी मरकज़ भी होगा। यहाँ पर एक स्केल की मिसाल दी गई है, देखिए यहाँ पर इस स्केल के बिल्कुल वस्त में जो नुक्ता होता है उस नुक्ते पर तमाम की तमाम क़ुव्वत सकल यानी कि तजाज़ुबी क़ुव्वत अमल करती है। यहाँ पर हाथ की मदद से इस नुक्ते पर एक उमूदी क़ुव्वत आयद की गई है जिसकी वजह से वो मुतवाज़न हालत में है, यानी कि तजाज़ुबी मरकज़ पर हम सहारा देकर उसको मुतवाज़न हालत में रख सकते हैं। आइए देखते हैं कि मुतवाज़न हालत क्या है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि स्टेबिलिटी, किसी शय के मरकज़ जाज़िब से खींचा गया ख़त यानी ख़त मुस्तकीम अगर इस शय के क़ायदे में पाया जाता हो तो ये शय क़याम पजीर होगी। कि जो जिस्म का जो तजाज़ुबी मरकज़ है, मरकज़ जाज़िब है, उस जिस्म से एक ख़त मुस्तकीम खींचा जाए, अगर वह ख़त मुस्तकीम उसी शय के क़ायदे में पाया जाता हो तो वो स्टेबिलिटी या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होगा। अब इसके अंदर असरअंदाज होने वाले अवामिल क्या हैं कि अगर ये जो मरकज़ जाज़िब है बहुत ऊंचा हो, उसका हाइट अगर बढ़ा दिया जाए तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, अगर वो नीचे की जानिब हो तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर क़ायदा जो हो उसका काफ़ी बड़ा हो तब वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर उसका क़ायदा छोटा हो जिस्म का तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इन टॉपिक्स पर आपको सवालात पूछे जा सकते हैं। हम वक्त की कमी के बास आपके सामने मवाद का खुलासा रख रहे हैं, इसके मुताल्लिक़ किस तरह से सवालात पूछे जा सकते हैं आप इस पर गौर कीजिए और अपने ख़ुद के नोट्स बनाइए ताकि आपको इम्तिहान में काफ़ी आसानी हो। इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, काम और तवानाई। काम से क्या मुराद है, वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस, यानी कि किसी क़ुव्वत के आयद करने पर अगर जिस्म कोई फासला तय करता है तो हम उसको काम कहेंगे। साइंस की इत्तला में काम तभी अंजाम पाता है जब कोई शय अपने मुकाम से दूसरे मुकाम तक हरकत करती हो। शय अपना मुकाम तभी तब्दील करती है जब इसमें क़ुव्वत के अमल से तवान्नाई मुंतकिल होती हो। चुनाचा कोई काम अंजाम पाता है तब शय में तवान्नाई बढ़ती है या घटती है। एक और मिसाल यहाँ पर दे सकते हैं कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तब हम कहते हैं कि पानी की तपिश में इजाफा हुआ है। इसको एक और तरीके से भी कहा जा सकता है कि पानी की तवान्नाई बढ़ गई है। ये इस तरीके के भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। आइए इसके बाद हम देखते हैं तवान्नाई बिल हरकत, यानी कि हरकत करने वाले जिस्म के अंदर जो तवान्नाई पाई जाती है इसको हम तवान्नाई बिल हरकत कहती हैं। तमाम मुतहरिक अजसाम में यह तवान्नाई पाई जाती है और यह तवान्नाई की जो कदर है के ई इज इक्वल टू हाफ mv² होती है, और यहाँ पर m कमियत को जाहिर करता है जबकि v जिस्म की रफ्तार को। इसके बाद है तवान्नाई बिलख्वा, यानी कि सतह ज़मीन से कुछ बुलंदी पर वाक़ होने वाले तमाम अजसाम के अंदर यह तवान्नाई पाई जाती है। जैसा कि हवाई जहाज़ है जो हवा में उड़ रहा है और हरकत भी कर रहा है, तो हवा में मौजूदगी की वजह से इसके ऊपर तवान्नाई बिलख्वा होगी और वो हरकत कर रहा है, लिहाजा इसके अंदर तवान्नाई बिल हरकत होगी। यानी कि कोई भी जिस्म की कुल तवान्नाई किससे ज़ाहिर होगी, तवान्नाई बिलख्वा और तवान्नाई बिल हरकत के मजमूए के। यहाँ पर देखिए आप, यह हालत सुकून में है, जब हम इसको थोड़े से एक मकाम तक लाकर छोड़ देते हैं तब ये इस तरीके से हरकत को जारी रखेगा। जब ये ऊंचाई पर जाता है तब इसके अंदर जो बुलंदी होती है यह मैक्सिमम होती है और ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुक कर फिर वापस आता है। यानी कि यहाँ पर पूरी की पूरी तवान्नाई
काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो है। जब ये इस मकाम पर दोबारा औसत मकाम पर वापस आता है तो इसकी तवान्नाई बिलकुवा बिल्कुल सिफर हो जाती है, लेकिन इसकी तवान्नाई बिलहरकत बहुत ज़्यादा होती है और ये तेज़ी से आगे की जानिब सफ़र करता है। और इस तरीके से ये कुल तवान्नाई हमेशा मसावी होकर कभी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, कभी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, लेकिन हमेशा कुल तवान्नाई मसावी होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जानिब बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बतलाता है? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि ना तो तवान्नाई को पैदा किया जा सकता है और ना ही फना किया जा सकता है। ये एक शक्ल में अगर गायब होती है तो दूसरी शक्ल में जाहिर होती है। इसको हम बकाए तवान्नाई का कुलिया कहते हैं। तो नाजरीन, ये तो था आपका काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और मैकेनिक के ताल्लुक से जो उन्वाना दिए गए हैं उसके ऊपर हमने तफसीली गुफ्तगू की। इंशाअल्लाह एक और सेशन में साइंस का एक और उन्वान लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।